हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनकॉमन जर्नी। मैं निकल चुकी हूँ अहमदाबाद से और हम जा रहे हैं द्वारिका। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपसे द्वारिका, बेट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और पोरबंदर के हमारे सफ़र के बारे में। अहमदाबाद से द्वारिका का डिस्टेंस 450 किलोमीटर्स के अराउंड है। इसको कवर करने के लिए हम दोपहर में ही निकल गए। चूँकि हम रात में द्वारिका पहुंचने वाले थे, इसलिए हमने होटल रूम पहले से ही बुक कर लिया था। आपको द्वारिकाधीश टेम्पल के आसपास बहुत सारे होटल रूम अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसका रेंट 1500 से 2000 के बीच में रहता है। द्वारिका पहुंच के हमने रात को रेस्ट किया और अगली सुबह सुबह गोमती नदी के दर्शन करने पहुंच गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गोमती नदी का समुद्र से संगम स्थल है। यहाँ पहुंच के मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो गया। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ उठती ये समुद्र की लहरें मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर रही थी। आप चाहें तो गोमती नदी में स्नान भी कर सकते हैं या मेरी तरह सिर्फ इस सुनहरे दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं यहाँ फैमिली ट्रिप में गई थी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ कुछ फैमिली पिक्चर्स भी साझा की हैं। गोमती घाट में कुछ समय बिताने के बाद हम निकल गए द्वारिकाधीश टेम्पल के दर्शन करने। और ये आपको वो गेट नज़र आ रहा है जहाँ से द्वारिकाधीश टेम्पल की एंट्री होती है। द्वारिकाधीश मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, इसलिए यह हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वारिकाधीश मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आप यहाँ कैमरे से फ़ोटो क्लिक करा के यहाँ की यादों को सजो के रख सकते हैं। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद मन को जो अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दर्शन करने के बाद हम आ गए इस शॉप पे, जहाँ पे कृष्ण जी के हर रूप से संबंधित मूर्तियाँ उपलब्ध थीं। हमने यहाँ से कुछ मूर्तियाँ खरीदी और फिर हम निकल गए, क्योंकि हमें जाना था बेट द्वारिका। आप चाहें तो मार्ग में पड़ने वाले रुक्मणी मंदिर और गोपी तालाब भी विजिट कर सकते हैं। द्वारिका आने के लिए आप चाहें तो ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप अहमदाबाद से यहाँ ट्रेन से पहुँच सकते हैं। कृष्ण जी की द्वारिका नगरी पूरी समुद्र के किनारे बसी हुई है, इसलिए यहाँ आपको बोटों की एक लंबी श्रृंखला पूरे रास्ते भर देखने को मिलेगी। और अब हम आ चुके हैं सुदर्शन सेतु पे। ये वही ब्रिज है जिसका हाल ही में उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सुदर्शन सेतु ओखा को बेट द्वारिका से कनेक्ट करता है। इससे पहले बेट द्वारिका पहुंचने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता था। आप चाहें तो अभी भी फेरी से आ सकते हैं, लेकिन अब ये सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचित हो गया है, क्योंकि सुदर्शन सेतु भारत का लॉन्गेस्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज है। बेट द्वारिका आप जब भी जाएं टाइमिंग देख के जाएं, क्योंकि बेट द्वारिका दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद वो 4 बजे खुलता है। बेट द्वारिका दर्शन के बाद हम निकल गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये देखिए, ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 से 1.5 घंटे में आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में इस प्रकार के सर्प चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि नागेश्वर का अर्थ होता है सर्प। दर्शन उपरांत हम मंदिर के बाहर आ गए और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में ही ये विशाल शिव की मूर्ति स्थापित है। यह प्रतिमा शिव के शांत एवं दयालु रूप को प्रदर्शित करती है, जो कि देखने में अत्यंत मनोरम लगती है। और अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। द्वारिका से सोमनाथ के सफ़र में आपको पूरे रास्ते ये पवन चक्कियाँ देखने को मिलती हैं। ये पवन चक्कियाँ भारत का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते कदम का प्रतीक हैं। मैंने तो इतनी करीब से पहली बार पवन चक्की देखी है। यह अपने साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। चूँकि हमारे पास थोड़ा समय था, इसलिए हमने रास्ते में पोरबंदर विजिट करने का प्लान बनाया और ये हम पोरबंदर पहुँच चुके हैं। पोरबंदर में हम सबसे पहले जा रहे हैं कीर्ति मंदिर, जो कि गांधी जी का निवास स्थान था। गांधी जी का जन्म भी इसी स्थान पे हुआ था। वर्तमान में इस जगह को बहुत ही अच्छे से संरक्षित किया गया है। यहाँ पे आपको गांधी जी से संबंधित म्यूजियम भी देखने को मिलता है।
और ये है वो म्यूजियम जहाँ गांधी जी द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें रखी गई हैं और ये है उनका वंश वृक्ष। यहाँ पे गांधी जी से संबंधित चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संरक्षित किया गया है। और ये है वो चरखा जिसका उपयोग गांधी जी अक्सर किया करते थे। ये जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ये भी गांधी जी ही हैं। ये उनके यंग एज की तस्वीरें हैं। और ये है वो कमरा जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, जिसे स्वास्तिक से दर्शाया गया है। कीर्ति मंदिर दर्शन करने के बाद हम पास में ही स्थित सुदामापुरी मंदिर में आ गए। इस मंदिर में कृष्ण जी के साथ साथ सुदामा जी की भी पूजा की जाती है। यह मंदिर दोनों की अटूट मित्रता का प्रमाण है। और यहाँ पे ये सुदामा लक 84 परिक्रमा भी स्थापित है। दर्शन के बाद हम आ गए पोरबंदर स्थित चौपाटी बीच में। शाम का समय और समुद्र का ये किनारा, आहा क्या कहने, आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। मैंने यहाँ फैमिली के साथ मिलकर शाम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर आप द्वारिका से सोमनाथ जा रहे हैं तो आप पोरबंदर विजिट करना ना भूलें। और ये है पोरबंदर स्थित श्री हरि मंदिर। इसे सांदीपानी मंदिर भी कहा जाता है। इसकी टाइमिंग रात को 8 बजे तक ही थी। हम लेट पहुंचे इसलिए ये मंदिर बंद हो चुका था। यह मंदिर अत्यंत ही भव्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ बच्चों को संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। उसके बाद डिनर करने हम पहुँच गए बापूनी खिचड़ी रेस्टोरेंट में। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस कारण उन्होंने हमें बहुत ही लिमिटेड फूड सर्व किया। सोमनाथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।